नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। दक्षिण की अगर हम बात करें और वहां की सियासी जमीन की बात करें तो भाजपा के लिहाज से उसे बहुत ही उर्वर नहीं माना जाता है, विश्लेषक यही मानते हैं। लेकिन कर्नाटक के इतर अब जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं उससे यह बात तो जाहिर हो रही है कि भाजपा के बढ़ते कद से वहां के सियासी दल डर गए हैं। हम बात तेलंगाना की एकदम नहीं कर रहे हैं। तेलंगाना में तो हाल बुरा है, ये केसीआर बार बार जाहिर कर चुके हैं अपना जो उनका अपना व्यवहार है उससे वो एक बात तो साफ कह चुके हैं कि यहां भाजपा के कदम बड़े मजबूत हो गए हैं और इसीलिए वो उनको लगता है कि वो प्रधानमंत्री को रिसीव करने नहीं जाएंगे तो उससे उनका आधार बढ़ जाएगा। असल में अगर वो वाकई में सियासी पंडित हैं और राजनीति समझते हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें सबसे पहले प्रधानमंत्री को ही रिसीव करने जाना चाहिए। इससे हो सकता है कि उनकी संभावना प्रबल हो जाए उनके अपने प्रदेश में। बाहर की बात तो मैं नहीं करूंगा। हाँ, ये अलग बात है कि बाहर के लिए उन्होंने अपना एक पीआर तंत्र तैयार किया है। बहरहाल बात हम लोग तमिलनाडु की कर रहे हैं, जिस जमीन को कांग्रेस तक के लिए कठिन माना जाता है। आखिर में वहां क्या वजह है कि भाजपा से डीएमके घबराई हुई है। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं, भाजपा से डीएमके घबराई हुई है। वो डीएमके जो द्रविड़ मूवमेंट से निकली है, वो डीएमके जिसके बारे में कहा जाता है कि अब अगर एआईडीएमके कमजोर हुई है तो अब अगर वहां कोई बची है तो वो डीएमके, और उसी का अब एक छत्र राज होना है, बाकी और किसी की संभावना नजर नहीं आती है। ये वही तमिलनाडु है जहां 1967 में ही बदलाव की बयार बह गई थी। ये वही तमिलनाडु है जहां एंटी ब्राह्मण, आप ये समझिए कि मूवमेंट खड़ा हुआ इन पार्टियों के जरिए और फिर ये सरकारें बनाई। ये वही तमिलनाडु है जहां पर मैं एक घटना का आपका जिक्र करूंगा फिर आगे चलूंगा। देखिए, नुपुर शर्मा ने जो कहा उसको लेकर बड़ा विवाद चल रहा है और कुछ इसी तरह की टिप्पणी ब्राह्मणों पर डीएमके के एक नेता ने की थी। उसको लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने गुहार लगाई है और अगर सब कुछ ठीक रहा और डीएमके की जो उसका वो डीएमके पार्टी है, अगर उसका पार्टी का स्टेटस रद्द हो जाता है तो ये आप देखिए कि फिर वहां सरकार किसकी होगी। अगर स्टेटस रद्द हो गया तो सरकार तो डीएमके की है, तब क्या होगा। बहरहाल ये हमने इसलिए बताया क्योंकि जिस तरह का कमेंट डीएमके के नेता ने किया उसे लेकर भी आसमान लोगों को सर पे उठाना चाहिए, लेकिन वो नहीं उठाया गया। बहरहाल तो मसला ये है कि ये जो जमीन है, ये जमीन भाजपा के लिए मजबूत होती जा रही है। अब इसका प्रमाण देखिए। आपने ए राजा का बयान सुना? मुझे नहीं लगता आपने गौर किया होगा। ए राजा क्या कर रहे हैं? ए राजा कह रहे हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी सुन लें, हम जो है अलग राष्ट्र की मांग करेंगे। अब आप देखिए कि अभी कुछ दिन पहले कहा जा रहा था कि दरअसल डीएमके, एमके स्टालिन, ये लोग एक गलत परंपरा डाल रहे हैं, खासकर वो जो पूर्व प्रधानमंत्री की के हत्या के जो दोषी हैं उनको लेकर जिस तरह से उनकी माफी वगैरह हुई, उस पर यह बात उठी। अब देखिए, ए राजा भी उसी तरीके की बात कर रहे हैं और बड़ी बात यह है कि एमके स्टालिन वहां मौजूद थे। यह खबर है कि वहां वो मौजूद थे और उस जगह बैठकर वो तमिल राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। मतलब वो जो कह रहे हैं, आप इसकी गंभीरता समझिए, वो जो कह रहे हैं वो वही कह रहे हैं जो श्रीलंका में हुआ। बहरहाल हालांकि बाद में उनके पार्टी के सांसद ने स्पष्टीकरण दिया कि नहीं, अपना कहने का मतलब ये नहीं था, अपना कहने का मतलब वो नहीं था। सवाल ये है कि आखिर में क्या वजह है कि तमिल आइडेंटिटी की अब बात करनी पड़ी उनको। क्या वजह है कि हिंदी को लेकर उनको बात करनी पड़ रही है। क्या वजह है
कि द्रविड़ मूवमेंट को लेकर बात करनी पड़ रही है? ये तमाम सवाल जो है ये अचानक क्यों खड़े हो गए? ये यही डीएमके है जो हमेशा इन तमाम चीजों को, कम से कम जब तमिलनाडु में ये लोग सियासत करते रहे, तो 67 में जब कांग्रेस को उन्होंने ढकियाया तमिलनाडु से, उसके बाद से तो इस तरह के मसले तकरीबन गौड़ हो गए थे। लेकिन अगर आप फ्रंटलाइन पर गौर करें, फ्रंटलाइन मैगजीन, तो आप देखिए कि किस तरीके से ये ठीक बात है, ये पत्र पत्रिकाएं हैं, लेकिन किस करीने से ये आप कहिए कि भाषाई पहचान को मजबूत करती हैं। और ये जो भाषाई पहचान है या किसी भी तरीके की जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, वो दरअसल बांटती है। भाजपा जोड़ने का काम कर रही है और ये बात नागवार गुजर रही है, और उसका जोड़ना, वो जो हिंदुत्व का धागा है उसमें सबको पिरोना है। और हिंदुत्व के धागे में ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां जो हैं वो उसमें कम्युनिज्म देखती हैं, लेकिन जब वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती हैं और तुष्टीकरण के करीब जाकर खड़ी हो जाती हैं तो उसमें कोई अपीजमेंट नहीं दिखाई देता है। बहरहाल, तो ये जो तीन बातें खड़ी हुई हैं डीएमके की तरफ से, उसकी वजह आप सुनिए। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये जो नारा है ये दरअसल भाजपा अब इसे इंटेंसिफाई कर रही है। और अगर आप तमिलनाडु के संदर्भ में देखें तो तमिलनाडु, आपको ये मैंने कई बार कहा कि जो नयनार संप्रदाय है, शैव, उसमें उसकी मजबूत जड़ें रही हैं तमिलनाडु में। और ये जो काशी कॉरिडोर बना, ये काशी कॉरिडोर में वो जो डमरू बजा, उस डमरू की जो आप एक कहिए धमक असल में तमिलनाडु तक सुनाई दी और कांप गई डीएमके। ये स्थिति बन गई है क्योंकि यहां शैव संप्रदाय की जड़ें बहुत गहरी हैं। एक दूसरा, ज्ञानवापी, जो मैं कई बार आपसे कह रहा हूं, यह बड़ा मसला है और इस मसले ने वहां झकझोर दिया है। और ये ये दो मसले वहां खड़े हुए हैं, इसने वहां के परंपरागत सियासी दलों की सियासत को धक्का पहुंचा दिया है। और अभी जो आपने देखा होगा कि भाग्यनगर, जिसे लोग हैदराबाद भी कहते हैं, भाग्यनगर में जो वहां से बिगुल बजा परिवारवाद के खिलाफ, वो भी इनकी जड़ें हिलाने के लिए काफी है। देखिए, जब भाग्यनगर कहा जाता है तो ये सो कॉल्ड सेकुलर, पेट में दर्द होता है। फ्रंटलाइन मैगजीन ने एक लंबा लेख लिखा है इस पर कि बताइए आप भाग्यनगर, क्यों भाग्यनगर ना हो, क्यों भाग्यनगर ना हो, सवाल यह है। लेकिन चलिए, हम अभी उन सवालों पर नहीं जाएंगे। हम आते हैं कि जो भाग्यनगर में तय हुआ परिवारवाद पर हमला, और दरअसल डीएमके क्या है, भले ही द्रविड़ मूवमेंट से खड़ी हुई हो, लेकिन यह परिवार में सिमट गई। पूरा कुनबा ही है, पूरा कुनबा। और कुनबे के बाहर पार्टी में कौन है? आप जो ये अब भाजपा ने हमला शुरू किया है परिवारवाद को लेकर, वंशवाद को लेकर, और इस हमले के जरिए दरअसल ये एक्सपोज होंगे, क्योंकि उससे इनका भ्रष्टाचार बाहर आएगा। अब जब ये इनका भ्रष्टाचार भी बाहर आएगा और इनका परिवारवाद भी आएगा कि साहब आप करुणानिधि मुख्यमंत्री थे तो बेटा मुख्यमंत्री बना, भाई मंत्री बन गया, और फलाना जो है वो केंद्रीय मंत्री बन गए, ढिमकाना कुछ और बन गए। देखिए, ए राजा भी मंत्री बने थे। तो भाजपा ने जो ये धार दी है उससे इनकी सियासत और कमजोर हो रही है। एक तो हिंदुत्व, जो तमिलनाडु में जिसकी जड़ें बड़ी गहरी हो रही है, और ये जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक मूवमेंट खड़ा हुआ था, वो दरअसल सोशल इंजीनियरिंग के जरिए भाजपा ने ये जो ब्राह्मणवाद का आरोप उसके ऊपर लगाया जा रहा था, उसको उसने धुल दिया है। सोशल इंजीनियरिंग जो आप ये कहिए कि उन्होंने लीडरशिप जो दी है, सबसे टॉप पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो अब आप कहां कहिएगा कि साहब ये ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मणवाद ही
एक सबसे बड़ा आरोप था भाजपा के ऊपर, तो अब जब शीर्ष पर है उसी को देख लीजिए। तो ये ब्राह्मणवाद वाला भी आरोप फुस हो गया। फिर ये वंशवाद और भ्रष्टाचार, इसने इनकी जड़ें हिला दी। और अब जब जड़ें हिलने लगी तो अब इन्होंने क्या किया कि साहब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर आ गए। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे द्रविड़, तमिल और भाषा, इन 3 चीजों पर खेल शुरू हुआ। लेकिन ये जो द्रविड़ मूवमेंट पर खड़ी पार्टियां जो सामाजिक समरसता के लिए बनी थी, और न सिर्फ सामाजिक समरसता बल्कि सामाजिक न्याय के लिए, सबसे बड़ी चीज है सोशल जस्टिस। क्या सोशल जस्टिस हो पाया है तमिलनाडु में? अगर आप तमिलनाडु के लिए, और मैं किसी अखबार को मैं नहीं कहूंगा आप पढ़िए, आप इसी हिंदू को पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि सोशल जस्टिस की क्या स्थिति है उस तमिलनाडु में। वह भी तब जबकि वहां 2 पार्टियां हैं, एआईएडीएमके और डीएमके। ये दोनों ही द्रविड़ मूवमेंट से खड़ी हुई जो सोशल जस्टिस की बात करती हैं। जिस तरह आप ये समझिए कि उत्तर भारत में तो सोशल जस्टिस बहुत बेहतर हुआ है, बावजूद इसके कि जात के आधार पर बनी पार्टियों ने ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी यहां सशक्तिकरण हुआ है। उस लिहाज से अगर आप दक्षिण में जाएं तो ऐसी परिस्थितियां नहीं है। वो जो सारी, अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो ये जो परिस्थितियां बनी हैं, इन परिस्थितियों ने भाजपा के लिए जो जमीन तैयार की वो बड़ी फर्टाइल है। और यही वजह है कि अब डीएमके घबराई हुई है। और ये वो दिन दूर नहीं जब केरल तक संघनाद होगा। तो आप देखिए कि अब ये जो तमाम इस तरह की पहचान आधारित राजनीति का बिगुल बज रहा है, तमिलनाडु हो या कर्नाटक में सिद्धरामैया बजा रहे हो, उसकी सिर्फ एक वजह है, भाजपा की धमक से सब सदमे में आ गए हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।